के रिकॉर्ड्स में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। गांधी वांग्मय के 100 अंक हैं जो भारत सरकार ने छापे हैं, और गांधी वांग्मय के 100 अंकों के जो लास्ट फेज के अंक हैं उनके आधार पर एक किताब छपी है जिसका नाम है पूर्ण आहुति, और प्यारे लाल जी ने वो किताब लिखी है। प्यारे लाल जी गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो प्यारे लाल जी ने पूर्ण आहुति में वो चिट्ठी छापी है जो गांधी जी ने पटेल को लिखी थी। क्या चिट्ठी है कि सरदार पटेल, मैं जानता हूं कि तुम जीत गए हो, लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वापस ले लो अपना नाम। सरदार पटेल ने बापू से सीधे मिलकर कहा कि बापू, ये आपकी अगर अंतरात्मा है तो मैं तो हमेशा आपका सेवक रहा हूं, आप कहते हो तो मैं अपना नाम वापस ले लेता हूं। और सरदार पटेल ने इतनी दरियादिली दिखाई, गांधी जी ने उनसे यही कहा था कि नेहरू इस समय सत्ता के मद में अंधा हो गया है और कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहा है, और अगर इस समय कांग्रेस टूट गई तो अंग्रेज जाएंगे नहीं, उनको बहाना मिल जाएगा कि हिंदुस्तान में हम कौन सी कांग्रेस को सत्ता सौंपें, कौन सी कांग्रेस को ना दें। इसलिए अंग्रेजों को यह बहाना ना मिलने पाए, कांग्रेस ना टूटने पाए, तो मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूं कि तुम तुम्हारा नाम वापस ले लो। तब सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लिया और इस तरह पंडित नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। किस तरह की चालबाजी से हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री अपने पद तक पहुंचा, आप सोचिए जरा। इससे कम चालबाजियां आज चलती हैं क्या कांग्रेस में? ऐसी ही चालबाजियां तो आज चलती हैं कांग्रेस में। यह कांग्रेस का चरित्र है, चालबाजियां करने का कांग्रेस का चरित्र है, और उसी चरित्र में से यह पार्टी निकली है, और इसलिए इस पार्टी को अपने सत्यानाश और दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। यह वही पार्टी है जो 1885 में बनी थी, और इस पार्टी के बनने का इतिहास भी गजब का है। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक अंग्रेज व्यक्ति ने बनाया था, एओ ह्यूम उसका नाम था। और कांग्रेस की जब बंबई में स्थापना हुई 1885 में गोकुलदास तेजपाल भवन में, तो बाकायदा कांग्रेस का जो प्रियम्बुल लिखा गया था वो क्या था कि कांग्रेस पार्टी एक मनोरंजन क्लब के रूप में स्थापित हुई थी इस देश में, मौज मस्ती का क्लब था। और अंग्रेज क्या कहा करते थे कि इस कांग्रेस पार्टी में ऐसे पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को हम जमा कर देंगे जो हिंदुस्तानियों के मन में थोड़ा बलबला है, और वो बलबला इस पार्टी में निकल आएगा तो फूटकर बाहर निकल जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को अंग्रेज कहा करते थे कि ये सेफ्टी बॉल्व है, फ्यूज की तरह से उड़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस की नींव पड़ी, ऐसे नींव पड़ी है इस पार्टी की। और दुर्दिन तो इस पार्टी को देखने ही थे। मैं आपको पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अगर महात्मा गांधी ना आए होते साउथ अफ्रीका से तो कांग्रेस को पूछने वाला कोई नहीं था इस देश में, कोई जानता भी नहीं था कि कांग्रेस है और नहीं भी है। गांधी जी ने आके इसमें प्राण फूके थे, और गांधी जी ने आके इसको जन आंदोलन का रूप दिया था। बाद में गांधी जी खुद इतने दुखी हुए कि उन्होंने आजीवन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और बाद में गांधी जी कांग्रेस पार्टी में मेंबर तक नहीं रहे, और अंत में जीवन के आखिरी दिनों में गांधी जी ने यह बहुत स्पष्ट कह दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। क्यों? गांधी जी कहा करते थे कि अगर इस कांग्रेस को खत्म नहीं किया तो यह हिंदुस्तान को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेज इस देश को लूटते रहे। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कांग्रेस तो खत्म नहीं की, गांधी को खत्म करवा दिया, क्योंकि गांधी उनके रास्ते की रुकावट बनने लगे थे। और बाद में जब कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो आज आप उसका हश्र देख रहे हैं। हिंदुस्तान में घोटाले दर घोटाले इस पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है। और गांधी जी यही कहा करते थे कि अगर ये कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो देश को ऐसे लूटेगी जैसे अंग्रेज लूटा करते थे। वही बात आज गांधी जी की सत्य सिद्ध हो रही है इस देश में। और ऐसे धोखाधड़ी से, ऐसे 420 के काम से पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। और ऐसी धोखाधड़ी से अगर इस देश की आजादी आई हो तो वो आजादी है कहां? और इसलिए गांधी जी 14 अगस्त 1947 की रात को दिल्ली में नहीं आए थे।
वो नोआखली में थे और कांग्रेस के बड़े नेता गांधी को बुलाने के लिए गए थे कि बापू चलिए आप। गांधी ने मना कर दिया था। क्यों? गांधी कहते थे कि मैं मानता नहीं कि कोई आजादी आ रही है, और गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये आजादी नहीं आ रही है, सत्ता के हस्तांतरण का समझौता हो रहा है, आजादी नहीं आ रही है। और गांधी जी ने नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया था। वो प्रेस स्टेटमेंट भी पूर्णाहुति में छपा है, पूरा का पूरा। उस प्रेस स्टेटमेंट गांधी जी ने पहले ही वाक्य में ये कहा कि मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित आजादी, सो कॉल्ड फ्रीडम आ रही है, ये मैं नहीं लाया, ये सत्ता के लालची लोग हस्तांतरण के चक्कर में फंसकर लाए हैं। मैं मानता नहीं कि इस देश में कोई आजादी आई है। और इसलिए गांधी आए नहीं थे 14 अगस्त रात 1947 को, दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे। माने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा पुरोधा जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की नींव रखी हो, वो आदमी दिल्ली में मौजूद नहीं था 14 अगस्त 1947 की रात को। क्यों? इसके गंभीर अर्थ हैं। गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। और 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ है, 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ है वो आजादी नहीं आई, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट साइन हुआ था पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में। ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट और इंडिपेंडेंस ये दो अलग चीजें हैं। स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण ये दो अलग चीजें हैं। और सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है? आप आज देखिए, एक पार्टी की सरकार है, वो चली जाए, दूसरी पार्टी की सरकार आती है, तो दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण करता है तो वो शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद एक कॉपी पर हस्ताक्षर करता है, शायद आपने देखा होगा। तो जिस कॉपी पर आने वाला प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करता है उसी कॉपी को ट्रांसफर ऑफ पावर की बुक कहते हैं। और उस पर हस्ताक्षर के बाद पुराना प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप देता है और वो निकलकर बाहर चला जाता है। यही नाटक हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंपी थी और हमने कह दिया कि स्वराज्य आ गया। कैसा स्वराज्य और काहे का स्वराज्य? अंग्रेजों के लिए स्वराज्य का मतलब क्या था और हमारे लिए स्वराज्य का मतलब क्या था? अंग्रेज कहते थे कि हमने स्वराज दिया, माने अंग्रेजों ने अपना राज तुमको सौंप दिया। ये अंग्रेजों का इंटरप्रिटेशन था। और हिंदुस्तानी लोगों का इंटरप्रिटेशन था कि हमने स्वराज्य ले लिया, अंग्रेजों ने अपना राज्य तुमको सौंपा था ताकि कुछ दिन तुम इसको चला लो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आ जाएंगे। और अभी महारानी इसीलिए याद दिलाने के लिए वापस आई है कि हमने 50 साल पहले जो अपना राज तुमको सौंपा था उस राज की हालत क्या है, वही देखने के लिए शायद महारानी इस देश में आई। और उससे भी ज्यादा अपमान की बात मुझे तब लगी कि हिंदुस्तान की इस नपुंसक सरकार ने रानी को जलियांवाला बाग की जमीन पर उतरने की छूट दी। जिस जलियांवाला बाग में हिंदुस्तान के हजारों शहीदों का खून बिछा है, जिस जलियांवाला बाग में हिंदुस्तान के हजारों शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, उस जलियांवाला बाग में रानी को उतरने की छूट देना हिंदुस्तान के शहीदों की शहादत का सबसे बड़ा अपमान है जो इस सरकार ने किया। रानी किससे माफी मांगेगी? ब्रिटेन की प्रेस ने यह हंगामा मचाया कि जलियांवाला बाग में जाकर रानी माफी मांगना चाहती है। किससे माफी और कैसी माफी? पहले आपने हजारों लोगों को गोली से मार दिया और अब कहते हैं आई एम सॉरी। पहले हिंदुस्तान के हजारों शहीदों को खून से रंग दिया और फिर कहते हैं सॉरी। और रानी किसको माफ कर सकती है? इसकी हैसियत क्या है? इसकी औकात क्या है? हमको माफ करने की उसकी कोई औकात है? हिंदुस्तान के एक एक शहीद की शहादत इस रानी के करोड़ों करोड़ों के मुकुट पर कुर्बान की जा सकती है क्या? हिंदुस्तान के एक एक शहीद का खून इतना सस्ता है क्या कि रानी उसको आके माफ करे? कभी कोई देश अपनी शहादत का मूल्य लगाता है क्या? कभी किसी देश के शहीद इसलिए शहीद होते हैं कि बाद में हमारा मूल्य लगाया जाएगा, हमारी शहादत का मूल्य लगाया जाएगा?
और वो दिन तो यह देश भूल नहीं सकता। किससे माफी मांगेगी और कौन माफ करेगा इसको? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जब 20,000 लोगों की सभा हो रही थी, बैसाखी का दिन था, और उस 20,000 लोगों की सभा जो हो रही थी जलियांवाला बाग में, उस 20,000 लोगों की सभा को चारों तरफ से घेर कर डायर ने गोलियां चलाई थी। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने जलियांवाला बाग देखा। मैंने मेरे जीवन में 3 बार देखा। उस जलियांवाला बाग में अंदर घुसने के लिए छोटा सा गेट है 3.5 फुट का, बाकी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है पूरा बाग। तो डायर ने क्या किया था कि 3.5 फुट वाले गेट पर टैंक लाकर खड़ा कर दिया था ताकि अंदर से कोई बाहर ना भाग सके। और डायर अंदर अपनी फौज लेकर पहुंचा और 20,000 हिंदुस्तानी क्रांतिकारी वहां जमा थे। किसी के पास हथियार नहीं था, किसी के पास बम नहीं था, पिस्तौल नहीं था, गोला बारूद नहीं था। यह अंग्रेज सरकार जानती थी और सब अहिंसक तरीके से वहां मीटिंग कर रहे थे। और उस अहिंसक तरीके से 20,000 लोगों की जो मीटिंग चल रही थी, डायर ने बिना चेतावनी दिए हुए उन 20,000 लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया और 18 मिनट गोलियां चलती रही। 1-2 मिनट नहीं, 18 मिनट गोलियां चली थी। और 18 मिनट जो गोलियां चली, उनमें से 2,000 लोग तो सीधे मर गए, गोलियां खाकर शहीद हो गए, और हजारों लोग भगदड़ में मर गए। जलियांवाला बाग में एक कुआं है, उस कुएं में कूदने के लिए शहीदों को लगा कि जान बच जाएगी, इस कुएं में कूदो, तो सैकड़ों हजारों तो उस कुएं में कूदने के बाद मर गए। कुछ क्रांतिकारियों को लगा कि दीवार पर से कूदकर बाहर चले जाओ, शायद जान बच जाएगी, तो दीवार से बाहर कूदने में मर गए। और कुछ लोग भगदड़ में पैर के नीचे कुचलकर मर गए। और 2,000 जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी उस डायर की गोलियों से, रानी क्या खाके उनको माफ करेगी? और उन 2,000 शहीदों में एक नौजवान भी था, 14-15 साल का एक लड़का था, उसका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह उसी सभा में बैठा था जिस सभा में डायर ने गोलियां चलाई थी। और ऊधम सिंह अपनी आंखों के सामने एक एक क्रांतिकारी को मरते हुए देख रहा था। और एक एक क्रांतिकारी जब मरता था तो ऊधम सिंह के मन में एक ही संकल्प पैदा होता था कि जिस डायर ने मेरे देश के 2,000 लोगों को जिंदा मार दिया है, इस डायर को मैं छोड़ूंगा नहीं अपने जीवन में। उस ऊधम सिंह के जीवन का एक ही मिशन रहा, ताजीवन उस आदमी ने, उस नौजवान ने अपनी जवानी गुजारी सिर्फ डायर से बदला लेने के लिए। और वो 14 साल का बेटा, बालक, इस भारत मां का 14 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है और समझ क्या होती है, जरा अंदाजा करिए। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की उम्र नहीं देखी जाती कभी। उस 14 साल के बालक की क्या उम्र थी, क्या समझ थी। वो मरते हुए लोगों की लाश को एक किनारे रखता था और जो मरने वाले क्रांतिकारी थे उनको पानी पिलाने का काम करता था। और जब गोलियां चलना बंद हो गई तो उन सारी मरी हुई लाशों को अंदर जलियांवाला बाग से बाहर लाने के काम में ऊधम सिंह और ऊधम सिंह जैसे तमाम नौजवान थे जो जुटे हुए थे। और ऊधम सिंह ने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि मैं इस डायर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे देश के 2,000 लोगों को मार दिया है गोलियों से। ऊधम सिंह बाद में बड़ा हुआ। बड़ा होने पर उसके सामने जीविका का प्रश्न आया कि जीविका कैसे चलाई जाए। तो नौजवान के मन में जीविका चलाने के प्रति एक ही उद्देश्य था कि मुझे जिंदा रहना है डायर के मरने तक, और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। और वो लड़का बढ़ईगिरी के काम में लगा, कारपेंटर हो गया, लोहारी का काम किया, बढ़ईगिरी का काम किया। उसके बाद जीवन में कुछ पैसा बनाया उसने और पैसा बनाकर लंदन गया। क्यों गया? क्योंकि डायर ने जब यहां हत्याकांड कर दिया था तो डायर का तबादला कर दिया गया था और उसको लंदन भेज दिया था अंग्रेजों की सरकार ने। तो डायर की तलाश में ऊधम सिंह लंदन तक पहुंचा और लंदन पहुंचने के बाद फिर पैसे खत्म हो गए तो उसने लंदन के एक होटल में बैरे की नौकरी की। और महीनों महीनों बैरे की नौकरी करने के बाद कुछ पैसा बनाया तो उससे एक रिवॉल्वर खरीदी उस नौजवान ने। और वो रिवॉल्वर लेकर
सारा दिन उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता था कि डायर को ढूंढना है, लंदन में कहां रहता है। एक बार डायर का पता चल गया उसको और उसके पास भरी हुई पिस्तौल थी। डायर सामने से आ रहा था। ऊधम सिंह चाहता तो पिस्तौल मार के उसको वहीं ढेर कर सकता था, लेकिन उसके मन में विचार आया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं मारूंगा। जिस तरह इसने हिंदुस्तान के एक भरी हुई सभा में 2000 लोगों को मारा है, वैसे ही किसी भरी हुई सभा में इस ऊधम सिंह ने संकल्प किया है डायर को मारने का। तो मारा नहीं उसने डायर को, और उसने कहा कि ये तो कमजोरी होगी और मैं कमजोर देश का आदमी नहीं हूं, ये कमजोरी नहीं करूंगा। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने डायर के सम्मान में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया लंदन में। और डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने वो फंक्शन क्यों किया? डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने इसलिए फंक्शन किया कि डायर ने हिंदुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मारा, तो अंग्रेजी सरकार ने उसको नाइटहुड की उपाधि दी थी कि इसने हिंदुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मार दिया है, इसलिए इसको इनाम मिलना चाहिए। तो इनाम दिया गया था डायर को। और जिस समारोह में, जिस जलसे में डायर को यह इनाम दिया जा रहा था, उसकी स्तुति गान किया जा रहा था, उसकी प्रशंसाएं की जा रही थी, उसी भरी मीटिंग में ऊधम सिंह बैठा हुआ था। और जब ऊधम सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गई सब बात, तो चुपचाप उठा, मंच तक आया, बड़े आराम से पिस्तौल निकाली और गोली चलाई। डायर वहीं ढेर हो गया। और जब डायर ढेर हो गया तो अंग्रेजी पुलिस का एक सुपरिंटेंडेंट दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ कांप गए कि एक हिंदुस्तानी नौजवान में इतनी हिम्मत है कि भरी हुई सभा में से उठकर बड़े आराम से आया और मंच पर गोली चलाकर आराम से चला गया। ऊधम सिंह ने उस सुपरिंटेंडेंट को कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। तो सुपरिंटेंडेंट भौचक्का होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई ऊधम सिंह को पकड़ने की। बाद में ऊधम सिंह को लगा कि यह आदमी डर गया है, तो उसने अपनी रिवॉल्वर फेंक दी हाथ में से, कहा कि अब तो गिरफ्तार करो। तो डरते डरते उसने ऊधम सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाई, पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने। और ऊधम सिंह ने कहा कि चलो, मुझे न्यायालय में ले चलो, कोर्ट में ले चलो। कोर्ट में ले गए ऊधम सिंह को और अंग्रेजों के लंदन के न्यायालय में ऊधम सिंह को कटघरे में खड़ा किया। तो न्यायाधीश ने जो सबसे पहला प्रश्न किया ऊधम सिंह से, वो क्या था? न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि ऊधम सिंह, तुम चाहते तो डायर की हत्या करने के बाद भाग सकते थे, तुम्हारे पास पूरा मौका था। तो ऊधम सिंह ने जवाब क्या दिया कि जज साहब, हिंदुस्तान की जिस माटी से मैं पैदा हुआ हूं, उस माटी में लोग पीठ दिखाकर नहीं भागा करते, जरूरत पड़ने पर सीने पर गोली खाते, पीठ दिखाकर नहीं भागा करते। तो जज आश्चर्य में पड़ गया। जज ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि ऊधम सिंह, अगर तुम भाग जाते और हिंदुस्तान चले जाते तो तुम अपने जैसे सैकड़ों ऊधम सिंह पैदा कर सकते थे। तो उसने जवाब दिया कि जज साहब, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। जिस दिन आप मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाओगे, उस दिन हिंदुस्तान में एक नहीं 10,000 ऊधम सिंह पैदा हो जाएंगे। मुकदमा चलता गया और मुकदमा चलता गया तो अंग्रेजों की प्रेस के जो रिपोर्टर थे, वो भौचक्के होकर उस नौजवान का चेहरा देखते थे जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल की थी। और अंग्रेजों के जज के हाथ कांप गए थे उस लड़के को फांसी का ऑर्डर सुनाने के लिए। और उस लड़के ने कहा था कि बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरी फांसी लगाने के लिए आपको जल्लाद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा चढ़ाऊंगा। और लंदन की जेल में जब ऊधम सिंह को फांसी हुई तो ये लंदन की जेल के मैनुअल बताते हैं कि ऊधम सिंह ने सारे जल्लादों को अलग हटा दिया था, खुद गया बड़े आराम से, और बहुत आराम से उसने कहा कि ये नकाब डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के कानून थे कि फांसी के पहले काले रंग का नकाब पहनाया जाता। उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत आराम से खुद फांसी का फंदा उसने गले में लटकाया और झूल गया। ऐसे नौजवान को रानी माफ करेगी क्या? ऐसे नौजवान की शहादत का कोई मूल्य हो सकता है क्या? और ऐसे नौजवान की शहादत की जमीन है अमृतसर का जलियांवाला बाग, और उस जलियांवाला बाग में ऐसी रानी के
खराब और अपवित्र कदमों का हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा वहां पहुंचाया जाना सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ काम है। और इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कोई हो नहीं सकता जो भारत सरकार ने अभी किया है। ये राष्ट्रद्रोह का काम है, ये कोई छोटा मोटा द्रोह नहीं। शहीदों की शहादत से खिलवाड़ करना, शहीदों की शहादत का मूल्य लगाना, शहीदों की कुर्बानी का मूल्य लगाना, ये राष्ट्रद्रोह का काम है। और ऐसे राष्ट्रद्रोह के काम करने वाले लोगों को, नेताओं को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं आपसे इसी निवेदन के साथ अपना व्याख्यान खत्म कर रहा हूं कि ये इतने बड़े प्रश्न हैं जो आपके बीच में मैंने उठाए हैं, इनका जवाब तलाशिए। मिलकर अगर हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, और आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल पूछेगी तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं और विदा चाहता हूं।